आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे असम को लेकर। असम विधानसभा चुनाव अभी नजदीक है, लेकिन सियासी फिजाओं में जो बयानबाजी इस वक्त असम की राजनीति में लगातार चरम पर बताई जा रही है, जिसके जरिए ग्राउंड एक तैयार किया जा रहा है। सियासी टकराव राजनेताओं के इन बयानबाजियों के जरिए ही इस वक्त रची जा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उनमें साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि यहां अब कोई और नारा नहीं चलेगा और कांग्रेस अब यहां पर कभी सरकार अपनी नहीं बना पाएगी। इसके मायने क्या है और इसमें सामने आकर के ओवैसी अब यहां पर आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने सरकार को ही दमनकारी सरकार बता दिया है। अब इन वार पलटवार के बीच असम की जनता आखिर क्या देख रही है, वहां विकास का मुद्दा कैसे अग्रसर हो रहा है, राजनीतिक मुद्दे के साथ साथ वहां पर ग्राउंड की जो विकास के मुद्दे हैं वो कैसे आगे रखे जा रहे हैं, क्या ये सभी मुद्दे सियासी और राजनीतिक इस कहा जाए सियासी लड़ाई की भेंट चढ़ जाएंगे या मुद्दों पर ही इस बार जनता जो है अपना वोट दागने वाली है, क्या होगा असम में, इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं। पीस पार्टी के प्रवक्ता हाजी नाजिम खान हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही एहसान अब्बासी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, संकेत चतुर्वेदी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, अजय जी हमारे साथ कनेक्ट है और एडवोकेट प्रमोद कुमार जी कानून के बेहतरीन जानकार है, वो हमारे साथ मौजूद है। एक एक करके सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले प्रमोद जी, आज आप ही से शुरुआत कर रही हूं। कानूनी पहलू क्या कहता है इस राजनीतिक दृष्टि से? अगर हम देखें तो अभी असम में जो सियासत हो रही है बयानबाजियों के जरिए की जा रही है, उस आधार पर की जा रही है, इसकी जगह है क्या अभी की राजनीति में? देखिए, वैसे वो पॉलिटिकल इश्यूज है और पॉलिटिकल में यदि कोई भी हथकंडा अपनाता है, जैसे कहते हैं ना लव एंड वार में कोई प्रिंसिपल नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि वहां पे अब भी इलेक्शन तक के आप देखो कि एक दूसरे को लोग हर निचले स्तर तक भी पहुंचते हैं, वहां पर कोई जो इथिक नहीं होता है, कोई प्रिंसिपल नहीं होता है, कोई ये है क्योंकि वहां पर एक ही लक्ष्य होता है कि उनको इलेक्शन जीतना है। तो कई बार ऐसा होता है कि आज के डेट में लोग जो है ऐसे ऐसे मुद्दे को ढूंढते हैं कि जिसमें उनको पॉपुलैरिटी मिले, उनको वोट बैंक मिले। तो उसके लिए आप जैसे देखे होंगे वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने हर बारी इलेक्शन में अपने हाथ तुड़वा लेती हैं, कभी पैर तुड़वा लेती हैं और उनको एक सिंपैथी मिल जाता है। तो वो एक पब्लिक के नब्ज को पकड़ती हैं कि कौन सी नब्ज जो है उनको फायदा मिलेगा, जो वोट बैंक में हेल्पफुल होगा। अब कानूनी पहलू क्या है इसका? देखिए, कानूनी पहलू अब भी जो है, एक संस्कृत में कहावत है कि महाजन इन गतः सपांथ। यदि कानून देखिए हमेशा गरीबों के लिए बना हुआ रहता है, कभी भी कानून जो है समर्थवान के लिए नहीं है। यदि कानून बनाने वाले कौन? पहले ही आपने विवाद शुरू कर दिया यहाँ पर। अजय जी, ये बताइएगा, राजनीतिक इस परिदृष्टि से अगर हम देखें अभी असम में जो हो रहा है, बयानबाजियों पर ही पूरे चुनाव में पूरी राजनीति जो है वो रची जा रही है। सियासी फिजाओं में सिर्फ बयान ही बयान इस वक्त घूम रहे हैं और जनता के सामने एक तरफ से एक बयान आता है, दूसरी तरफ से एक रिएक्शन आता है। इस वार पलटवार में जगह कहाँ है, कौन सी ग्राउंड की तैयारी यहाँ पर की जा रही है? देखिए, आपको बताना है, असम का दुर्भाग्य रहा, असम वासियों का दुर्भाग्य रहा कि असम हिंदुस्तान के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में से शुमार रहा। उसकी वजह रही वहाँ जो हुकूमतें रहीं, उन्होंने इसके पहले कार्य नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। सबसे ज्यादा अगर असम को ठगा था तो फखरुद्दीन अली अहमद नामक व्यक्ति ने, जो राष्ट्रपति था। इतना कलंकित व्यक्ति था वो कि उसने ओपनली इंदिरा जी से कई बार बार्गेनिंग कर ली। इंदिरा जी ने खुद एक्सेप्ट किया। 25 जून 1975 को जब समय उनको साइन करने के लिए कहा गया, उसके पहले उसने एक साथ, अरे तो अभी तो गए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला, पहले एक मिनट, प्रधानमंत्री ने कहा कि यूसीसी समान कानून लगना चाहिए, एक देश है एक ही विधान होना चाहिए, सभी पर वो लागू होना चाहिए। उसके 2 कदम आगे जाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बीते दिनों, उन्होंने 2 से 3 रैलियां करी, उसमें इन्होंने लैंड जिहाद, लव जिहाद, हर प्रकार के जिहाद को एड्रेस किया। अब इसकी जगह कहाँ है? देखिए, उसके पीछे है कि बीजेपी का, चूंकि बीजेपी का वहाँ पे वोट 2 उसमें डिवाइड है, एक मुस्लिम उसके समर्थक, एक हिंदू समर्थक है। मेन मुद्दा वहाँ पर यही है जिहाद का, और खास तौर से बांग्लादेश में आज से नहीं 1977 से चल रहा। 80 में बड़ी क्रांति हुई, वहाँ पे असम गण परिषद नाम की पार्टी आई, राजीव गांधी ने समझौता किया, बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का नहीं किया। उससे ज्यादा दुखद भाजपा का रहा, भाजपा भी घुसपैठिया नहीं बाहर कर पाई।
उसमें चाहे जो बजी रहे। हालांकि भाजपा मोदी ने जो कुछ वादे किए थे वो पूरे किए, जैसे 370 वाला अपना राम मंदिर जो उनके मैनिफेस्टो में था, इस वादे में ये टोटली फेल रहे हैं। चलिए, ये अब तो इसी वादे को और दावे पेश तो करने- राजनीति में होते हैं और ये चुनाव तो मंच ही होता है इसका। ये मुझे बताइए संकेत जी, अगर कहा जाए दमनकारी सरकार है, अगर ओवैसी इस बयान को रखते हैं, संविधान को कहते हैं कि संविधान के परिप्रेक्ष्य में ये नहीं किया जा रहा है, या जो भी इस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यहाँ नारा सिर्फ उन्हीं का चलेगा, तो अभी ये कौन सी राजनीति, क्या विकास के मुद्दे और वहाँ के जो रीजनल मुद्दे हैं वो खत्म हो गए? देखिए, मैं सबसे पहले जो ओवैसी ने कहा, मैं उस पे जाकर के आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, 2 मिनट लूँगा। ओवैसी ने कहा कि यहाँ पर हम पर हिंदू जो कानून हैं वो लागू किए जा रहे हैं। ऐसा है, हिंदू कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, लीगल टर्मिनोलॉजी। ठीक है। अब मान लीजिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि समान नागरिक संहिता, ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं, ओवैसी जी कह रहे हैं कि नहीं ये हम पे ना जबरदस्ती हिंदू कानून लागू कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, संविधान का अर्थ क्या है? सम मतलब एक सा, विधान यानी कि वो कानून जो सबके लिए एक सा, वो संविधान है। अब ओवैसी यहाँ पर चाह रहा है कि कैसे तो ओवैसी को क्यों लग रहा है कि हिंदू कानून थोपा जा रहा है मुसलमानों पर? हिंदू कानून, पहली बात तो कुछ भी थोपा ही नहीं जा रहा मुसलमानों पर, जब कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है। एक घर है, उसमें एक बेटे का अधिकार अलग होगा, एक का अलग होगा। हाँ। आप प्रैक्टिकली ये बात समझिए, मान लीजिए मुस्लिम राइट्स वगैरह दे दिए जाएं, ठीक है। तो सूरे तौबा 9 में आयत 5 है, उसमें ये है काफिर को मारना वाजिब कत्ल है। कल को ओवैसी के चेले क्या AK-47 लेकर के आ जाएंगे मारने के लिए? पहली चीज। दूसरी चीज, एज, मान लीजिए जो लड़की की एज है शादी की, कानून के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से पूछा जाए तो वो कहेंगे भैया वो 9 साल हो गई या 8 साल हो गई, जब भी वो मैच्योरिटी को गेन करती है तो उसकी शादी हो सकती है। ठीक है। लेकिन कानून कहता है 18। पर असम की जनता क्या करे? इन्हीं मुद्दों में घूमते रहे, कंफ्यूज होते रहे। ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बात बताइए ना, एक आदमी है जो मुस्लिम है, हाँ। उसने शादी कर ली 9 साल से हाँ। की लड़की से, उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। एक आदमी जिसने शादी करी 18 या 16 साल से, 15 साल से, और हिंदू है, उसे उठा करके बंद कर दिया जाएगा। हाँ। तो आप 2 अलग अलग आदमियों पे 2 अलग अलग कानून लगाएंगे क्या? तो ओवैसी अपना वोट बैंक बचाने के प्रयास में है, और जो मैं वोट बैंक तो नहीं कहूंगा, जो भारत का संविधान कहता है उस हिसाब से बीजेपी चलना चाहती है। ठीक है, एहसान अब्बासी जी, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि आप तो उस समुदाय से आते भी हैं, तो क्या ये उस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे पूछूं, आपके चश्मे से आप कैसे समझाना चाहेंगे इस स्थिति को? क्या ये जानबूझकर बरगलाने की कोशिश, वोट पोलराइजेशन का एक जरिया बनाने की कोशिश इसे की जा रही है? रितु जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पहले 2 लाइन कह दूं, जमी पर घर बनाया है जन्नत में रहते हो, जमी पर घर बनाया है जन्नत में रहते हो। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क कोई है तो हिंदुस्तान है, और सबसे अच्छा अगर कोई मित्र है तो हिंदू है, सबसे अच्छा कोई मित्र है तो पड़ोसी हिंदू है। ये हमारे लिए दुनिया में एक ऐसा गुलदस्ता है जो हम जीते पर हैं। इस गुलदस्ते में समझ हाँ, क्यों नहीं पा रहे, वो correct, कांटे correct। कहाँ से आ रहे हैं? आपने देखा होगा कि ओवैसी बंधु जब से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, हाँ। संगठन बनाया है, वो कहीं ना कहीं इस भाईचारे को, इस गुलदस्ते को तोड़ना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि मुसलमान एक अलग कोने में आकर हमें साथ खड़ा होकर विद्रोह करे, द्रोह करे और सत्ता को हिलाए। ठीक है। लेकिन मैं उस समाज से आता हूँ जो गरीब है, जो मजबूर था 70 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, इसको ठगा है। तो और अभी- आपको वो आइडिया सही फिट बैठ रहा है जो अभी हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, यहाँ पर नारा उनका ही चलेगा, तो आपको एक्सेप्टेबल है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जिस राज्य में भाजपा की सरकार है, वहाँ पर मुसलमान पढ़ भी रहा है, व्यापार भी कर रहा है, ठीक है। दोस्ती भी कर रहा है, शादी भी कर रहा है। जब नमाज़ें इतना ही पढ़ रहा अच्छा है तो हाजी नाजिम खान, ये मुझे बताइए, जब इतने ही एहसान अब्बासी जी भी उसी समुदाय से रखते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, और ये हवाई बातें, जुमलों के जरिए बरगलाने की कोशिश, एक ऐसा जब चुनावी माहौल होता है तो इन इश्यूज को एड्रेस करके एक नई लड़ाई छेड़ने की कोशिश की जा रही है, आपका क्या मानना है? हाँ रितु जी, देखिए मैं भी अपने एक शेर के साथ शुरुआत करूँगा। ठीक है। वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हम में निकालने में लगे हैं, जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे हैं। और देखिए यहाँ 5वें राष्ट्रपति
फखरुद्दीन अली अहमद साहब को यहाँ पर कलंकित राष्ट्रपति कहा गया, जो 1974 से 1977 तक रहे, उनको कलंकित राष्ट्रपति कहा। मैं उसका देखिए, मैं कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ अजय पत्रकार जी के। अजय पत्रकार जी ने कलंकित राष्ट्रपति कैसे कह दिया उनको। आपको भी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी इस बात को लेकर जो इन्होंने शब्द बोला था। अरे क्या सुनूं आपके, यानी कि कैसे कह सकते हैं आप? नहीं कैसे कह सकते हैं? नहीं कैसे कह सकते हैं? अजय जी फखरुद्दीन अली, आप फखरुद्दीन अली अहमद जो मुसलमान थे, आपने उनको कलंकित किया, आपने कलंकित किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। रितु जी, इनको माफी मांगनी चाहिए। 5वें राष्ट्रपति तो आप किस तरीके से कलंकित कह सकते हैं? अरे आप कौन से पत्रकार इस तरीके की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको इस तरीके की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आपको राष्ट्रपति को कलंकित करके, अरे ये आपके संस्कार है क्या? मुझे आपत्ति है रितु जी, मुझे आपने आपत्ति दर्ज कराई। चलिए जगह पर मुझे आपत्ति थी। सवाल असम पर आ जाइए, ठीक है, उस पर बात करें। 5वें राष्ट्रपति को कलंकित कह सकते हैं क्या? ठीक है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरीके के शब्दों को उच्चारण करते हुए। आप कभी तो आप इंदिरा गांधी जी को कहते हैं, कभी आप एक्स राष्ट्रपति को कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरीके की बातें करेगा, सिवाय आपने जो प्रश्न कराया उसके, आप इनसे पूछ के देख लीजिए कि सुबह का। अरे असम कहाँ चला गया? असम पर आइए, असम पर। हाँ। पहले तो इनसे कहिए कि तहजीब के दायरे में रह के बात करें। ये कौन सा आदमी किस तरीके अरे असम पर आइए, असम पर आइए। अरे सुन लीजिए किस तरीके की बात करें। मैं सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ तहजीब के दायरे में रह के बात करना, तहजीब के दायरे में रह के नाजिम से बात करना। मैं कह रहा हूँ तहजीब के दायरे में रह के बात करना, इस तरीके के शब्दों का मतलब मेरा समझ करना। वरना तो सुन लीजिए, जो आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल आप ठीक है, जगह पर नहीं। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप क्यों बुलाती है डिबेट में जो इस तरीके का आंदोलन बंद करते हैं? नहीं, अब चलिए आपने दर्ज करा दी आपत्ति दर्ज करा दी। अब आइए असम पर। अब असम पर जवाब। हाँ देखिए, असम के बाद जब आपके आती है तो मैं एक बात कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूँ। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी को 10 साल लगभग होने जा रही है। ठीक है। तो देखिए, वहां भी बताया गया कि पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य को आपने क्या तरक्की करी? आप वहां जो रोजगार की बातें, आपने रोजगार की कितनी बातें करी, कितनों को आपने रोजगार दिया, कितनी महिलाओं को आपने सुरक्षा दी, कितना कांग्रेस भी तो थी, उससे क्यों नहीं पूछा आपने सवाल? देखिए, मैं मौजूदा हाल में दोनों को पूछिए ना, आप तो पीस पार्टी से रखते। मैं तो कह रहा हूँ मौजूदा हाल में जो वहाँ सरकार है तो उसकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है बार बार, अभी देखिए यहाँ पे बात आई है कि 5 साल में पैर तोड़ दिए, 5 साल में कमर तोड़ देंगे, इस तरीके का बयान वहां पे आया। तो हम ये कहते हैं कि इन सब चीज बयानों से अलग हटकर आप आइए, किस तरीके से असम के अंदर विकास है, तो उस पर बात होनी चाहिए। अजमल साहब को भूल गए क्या? उन्होंने क्या बोला? 4 मई को मियाओं की सरकार बनेगी, तो ये ठीक है। हाँ सुन लीजिए, देखिए अभी आपने बदरुद्दीन अजमल साहब की बात करी, तो मैं वही कहता हूं कि यहाँ तो ना तो पैर तोड़ने की बात होगी, ना मियाओं की सरकार की बात होगी। ये जनता जनार्दन है। ये तो चुनाव से पहले आपने डिसाइड कर लिया कि वहाँ पे सरकार किसकी बन रही है? ये सही है। ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, जिसको वोट देगी, ये जनता का फैसला। रितु जी शायद भूल गए हैं कि असम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चाय का उद्योग बनाता है, बागान है, और दुनिया में पूरी सप्लाई करता है। ये भाजपा सरकार में हो पाया है। आज उनका उद्योग डबल हुआ है। इन 10 वर्षों में इनको जानकारी है नहीं, और उस बागानों में काम करने वाले मुसलमान हैं, मियाँ भी हैं, वहाँ सबको राशन मिल रहा है, वहाँ सबको गैस भी मिली है, वहाँ सबको शौचालय मिले। आंकड़े दीजिए। एक मिनट, हाँ मैं आंकड़े दीजिए। अभी इन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान बागान में लगे हुए हैं। इन्होंने इसी तरीके का तो भरम ये कहते हैं। अरे आप सबको कहते हैं, आप सबकी बात करते हैं, आप सबकी बात करते हैं। अरे आप खामोश रहिए, आप खामोश खड़े रहिए, आप खामोश रहिए। आप नाजिम खान नाजिम खान समेत उलझना, बिल्कुल मैं संविधान के दायरे में रह के, मैं बिल्कुल संविधान को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते। अरे मैं तो मानता हूँ, लेकिन आप लोग संविधान को नहीं मानते। ये मछली मार्केट आप लोग मानते
नहीं, आपके मछली डिबेट बाजार को खराब कर रहे हैं ऐसे नहीं, लोग। ये मछली आपके बाजार डिबेट नहीं को खराब कर रहे हैं है, ऐसे ये लोग। मछली बाजार नहीं है। पहले तो सुनिए, यहाँ पर सुनिए, मेरी सवाल को सुनिए, सवाल सुनिए, सुन लीजिए, एक मिनट कंप्लीट आपके कीजिए। हर सवाल का जवाब दूंगा। अरे रुकिएगा, सुनेंगे पहले, सवाल तो सुन लीजिए कि आपको पहले आकाशवाणी होगा इस सवाल का। सुनिए मुझे, सवाल ये है कि जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कमर तोड़ेंगे या पैर तोड़ेंगे, जो भी तोड़ेंगे, उन्होंने क्या जिक्र यहाँ पर मियाओं को लेकर के किया है कि देशद्रोहियों को लेकर जिक्र किया है? तो आपको देशद्रोही की कमर तोड़ने पर भी दिक्कत है, ऐतराज है? यार है ना, सब उनके दोस्त हैं, इनके यार है, इनके सब जितने भी मियां है ना, जो बोल रहे हैं, जो मेरे तो यार है, लेकिन इनके रिश्तेदार है। एहसान अब्बासी भाई के रिश्तेदार है वो लोग। और रही बात ये मियाँ किसको कहा जाता है, मियाँ किसको कहा जाता है, मैं इससे पूछूं, मियाँ किसको कहा जाता है, मियाँ किसको कहा जाता है, ये बता दीजिए ना। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ मियाँ किसको, इन्होंने बात वाली भी बात करी, मैंने इनसे आंकड़े पूछे तो आंकड़े नहीं बता पाएंगे। इन्होंने राशन की बात करी, मैंने आंकड़े पूछे तो आंकड़े भी नहीं बता पा रहे। अरे तो देशद्रोहियों से क्यों दिक्कत है आपको? देशद्रोहियों को बाहर निकाल दे, कमर तोड़ दे, पैर तोड़ दे, क्या दिक्कत है? वोट बैंक वही तो है। अभी आप करेंगे देशद्रोही, आपने देशद्रोही की बात करी, आपने घुसपैठियों की बात करी। हम भी चाहते हैं कि भारत के अंदर घुसपैठिया ना रहे, भाई घुसपैठिया कोई ना रहे। हम चाहते हैं कितने अरे बताइए कितने आंकड़े बताइए। मैं कह रहा हूँ कि हेमंत सरकार के भी जो आंकड़े हैं वो बता दीजिए कि कितने घुसपैठिया हैं, और 2014 से 2026 के बीच में भी आप बता दीजिए कितने घुसपैठिए। फैक्ट्स पर बात करिए ना, इस तरीके से फैक्ट्स पर बात मैं करिए। आपको बता रहा हूँ फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में। नहीं, उनको हटाइए, मुझे असम पर जानकारी चाहिए, असम पर नहीं, उसको छोड़िए, मुझे असम पर बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फखरुद्दीन अली अहमद बात की अगर वाइफ ने अभी कहा यहाँ था, उसको लाली पर पद दिया। ठीक है, रुकिए। बात अगर हो रही थी अभी इनकी हो रही थी कि ये हिस्सा नहीं बनता, नहीं बन रहे, मत बनिए आप। बात ये हो रही थी कि इनका कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है, ये जानबूझ के कभी भी देशद्रोही की बात नहीं बोलते, इधर उधर की बोलते हैं। उसके पीछे कारण बता रहा हूँ। 3 तरह से इस्लाम पूरे वर्ल्ड में मिलता है। पहला है अल तकैया, ठीक है, मतलब तू मेरा भाई, तू मेरा भाई। उसके बाद दूसरा होता है दीद, वो इनविटेशन है कि मेरे आ जाओ। और तीसरा है जिहाद। ये इसीलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अल तकैया से और पहुंच जाते हैं जिहाद तक, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इनको जहाँ और जो पॉपुलेशन है जहाँ की, उस हिसाब से ये स्पेसिफिकली बदलती जाती है तस्वीर। मान लीजिए जैसे एक सेकंड, जैसे बांग्लादेशियों की पॉपुलेशन डेमोग्राफी आसाम में चेंज हुई, वही अल तकैया दीद में कन्वर्ट होगा, और कुछ समय बाद जब और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वही जिहाद में कन्वर्ट हो और जाएगा। आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, और कंटेक्स्ट में बात करिए आप बस। देखिए ऐसा है, असम की समस्या आज से नहीं बहुत पहले से। बाकायदे राजीव गांधी ने एक समझौता किया। राजीव गांधी ने समझौते में कहा हमारे कुछ नेताओं से गलती हो गई थी, अब असम गण परिषद मिल करके घुसपैठियों को हटाएंगे। ये बाकायदे समझौता हुआ। उसके बाद देश में केंद्र सरकार ने नहीं निभाया। ये बात खुद असम के कई नेताओं ने मानी, जो कांग्रेस के बड़ी नेता थे। और आपको बता रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जो अभी हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अब दोबारा नहीं आने वाली है, उनकी जड़ अब खत्म हो चुकी है। देखिए ऐसा है कि वहाँ का चूंकि डिवीजन हो गया है वोट का, ऐसा नहीं कि बीजेपी वहाँ फुल फ्लेज जीत के आ रही है, जीत जाती। हुआ क्या है, कांग्रेस ने अपनी अरे तो इस दफा नहीं जीती है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो है बशीर साहब के अलग लड़ने से वहाँ पे इलेक्शन, दूसरी वहाँ सिस्टम बीजेपी के फेवर में है। हेमंत बिस्वा शर्मा का चूंकि वहाँ पर इतना दबाव है, हर तरह से सक्षम है, इसलिए ये क्लियर है कि कांग्रेस भी वहाँ हार स्वीकार कर रही। उस तरह से लड़ाई में दूसरे बदरुद्दीन साहब को कांग्रेस ने उसने तवज्जो नहीं दी है। बदरुद्दीन भी वहाँ का बॉस लीडर है, पर वो तो ओवैसी के साथ ताल मिला रहे हैं। मुझे ये बताइए, कानूनी पहलू क्या कहता है? यूसीसी का रास्ता, प्रधानमंत्री ने खुद अपने संबोधन में कहा कि अगर जैसे ही सरकार बनती है इस दफा काम यूसीसी पर होगा। तो ये छलावा क्यों दिखाया जा रहा है? ओवैसी इस पर क्यों कटाक्ष कर रहे हैं कि हिंदू कानून थोप रहे हैं? कानूनी पहलू क्या कहता है इस पर? देखिए मैडम, यूसीसी जहां तक है, भारत के संविधान में आर्टिकल 44 में क्लियर लिखा हुआ है कि होनी चाहिए। दूसरी, यदि आप भारत का संविधान का जेनेसिस देखेंगे, जो थीम है, जैसा अभी बता रहे थे कि संविधान का मतलब ही होता है संविधान, और उसकी जो आर्टिकल 14 है उसमें कहा गया है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ।
तो यदि सब लॉ के एक समान हैं तो वहाँ पे तो कोई गलत है ही नहीं ठीक है। है। तो यदि प्रधानमंत्री कह रहे हैं यूसीसी हम लागू करेंगे, अभी देखिए 2 स्टेट में हुआ है, हिमाचल में हुआ है, गुजरात में हुआ है, और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे सारे राज्यों में करेगा। हाँ। क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी एक नहीं कई पर बार फिर ये टाइमिंग को लेकर सवाल विपक्ष क्यों उठा रहा है? कह रहा है कि एक जगह पे आपने लागू करा दिया उत्तराखंड, महाराष्ट्र, अब असम में धीरे धीरे एक एक करके क्यों ला रहे हैं? चुनावी राज्यों का फायदा ले रहे हैं क्या आप? सवाल ये देखिए, विपक्ष को तो कुछ कहना है, तो विपक्ष कुछ भी आप कीजिएगा तो वो कहेगा कि इसमें ये कमियां हैं। हाँ। सवाल है कि आप धीरे धीरे कर रहे हैं ना, आपने क्या किया था? क्यों आज एक साथ भारत क्यों जो है नहीं? फिर 75 एक कर साथ नहीं हो सकता है। सकता है? देखिए, एक्चुअली क्या है, हाँ। उसमें जो लिखा हुआ है 44 में जो ठीक है। यूसीसी के लिए, कि राज्य जो है अपने अनुसार से ये यूसीसी को लागू करे, तो राज्य कर रहा है। अब मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां की सरकार नहीं मानेगी, नहीं करेगी। केरल में है, वो नहीं करेगी, तो आप कंपेल कैसे कर सकते हैं? हाँ, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको करेगी। दूसरी, ये यूसीसी लागू केंद्र करने- से ही लागू कर दें, तो केंद्र से नहीं होगा ये। देखिए, ये जो है केंद्र सरकार का इच्छा पर है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अभी लॉ कमीशन में गया हुआ है इसके तो लिए। रास्ता इसका नहीं है, मतलब ये नहीं, रास्ता सिलेक्टिविटी है, करेंगे। हाँ। बिल्कुल है। लॉ कमीशन में गया, लॉ कमीशन रिकमेंड करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको करेगा। और मैं समझता हूं कि ये विधिवत है और ये भारत के लिए ये सर्वोत्तरी लाभप्रद है। जब तक यूसीसी नहीं करते हैं तो ये जो समाज में गैप है वो खत्म नहीं होगा। और उसको यदि आप एक कलर दे रहे हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम थोप रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, सारी प्रॉब्लम मुस्लिमों के साथ क्यों हो रहे हैं? अल्पसंख्यक में तो आपका ये सिख भी है, अल्पसंख्यक में पारसी भी है, ईसाई भी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ। मुसलमानों को क्यों प्रॉब्लम होती है? इसलिए प्रॉब्लम होता है कि आप देखेंगे कि जो मुस्लिम केवल हिंदुस्तान का नहीं, ये पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम हैं और जिस जिस कंट्री में रह रहे हैं, उस सरकार का, उस देश का ये नासूर होते हैं। ये जहां पर भी रहे, क्योंकि इनकी फितरत है आपस में लड़ाई झगड़ा करना। जैसे आप देखते होंगे कुछ जानवर का है, जो 2 कुत्ते को यदि एक साथ रखेगा तो आपस में एक दूसरे को काटेगा। तो ये हालत जो है इनकी है कि ये जहां पर भी रहेंगे आपस में कट्टे मरेंगे। हमारे यहाँ जैसे वो यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को ही दिक्कत है? जवाब ले लेते हैं हाजी नाजिम से। कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को क्यों दिक्कत है? अल्पसंख्यक श्रेणी में तो और भी धर्म आते हैं, ईसाई भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, और भी धार्मिक चीजें हैं, उनको तो दिक्कत नहीं हो रही है? हाँ, देखिए, यूसीसी की बात आती है तो मैं कहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हुआ तो उत्तराखंड वासियों ने सबने स्वागत करा, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हाँ। और गुजरात में भी देखिए लागू हुआ, वहां पे भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जबकि ये कहना कि पूरे देश के अंदर उत्तराखंड की तरह हम यूसीसी लाएंगे, तो बिल्कुल लेकर आइए। अरे, आप राज्य की तो बात करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप देश में लागू कीजिए। हाँ। आप देश में लागू नहीं कर रहे। उन्होंने बताया ना कानूनी पहलू, अभी प्रमोद जी ने। हाँ, सुन लीजिए, अभी प्रमोद जी ने तो दूसरा शब्द का भी इस्तेमाल करा था। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को यह भी कह दिया कि किसी जानवर से तुलना कर दी इन्होंने। तो मैं भी तो ऐसे ही कर सकता हूं कि जो ये वकालत करते हैं, तो मैं भी इसी तरीके के तर्क दे सकता हूं। लेकिन ये मेरा मजहब इस्लाम, मेरे संस्कार मुझे बताते हैं कि इस तरीके का मैं तर्क ना देकर, क्योंकि जो तर्क इन्होंने दिए, इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करे एक ऐसे शब्दों को बोलकर। और रही बात ये कि 1867 के अंदर गोवा के अंदर पुर्तगालियों का यूसीसी कानून अब भी लागू है। 1961 में गोवा को हमने अपने अधीन कर लिया, लेकिन पुर्तगालियों का यूसीसी कानून अब भी लागू है। भाई, पहले वहां तो खत्म कर दीजिए। जवाब नहीं, देखिए, वो यूसीसी कानून तो एक ही है, पुर्तगालियों का हो चाहे किसी का हो, 1963 से तो है। आप प्रमोद जी वो- की बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? उन्होंने जो कहा मुसलमानों को लेकर के। नहीं, मैं उस बात से पूरी तरह संपूर्णतः इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन हाँ, इतना जरूर इत्तेफाक रखता हूं कि आप विश्व का कोई भी कोना देख लीजिए, लड़ाई का एक पहलू ये लोग जरूर होंगे, ये कभी भी संपूर्णतः खुश नहीं होंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो बलूच और पंजाबी पाकिस्तान में आपस में लड़ने लगेंगे, कुछ नहीं मिलेगा ईरान इराक आपस में लड़ने लगेंगे, कुछ नहीं मिलेगा डिबेट में पैनल में लड़ने लगेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो आपस में जब अकेला आदमी रह जाएगा तो वो अपने पैर से तलवार पकड़ लेगा और हाथ से दूसरी तलवार पकड़ लेगा और दोनों लड़ेंगे। एक ही आदमी, ये अलग ही अलहदा आपने एक जो है वो बता रहा हूँ, जो मान रहा है। अब जहाँ पे ये बता रहा है कि सबको खत्म कर दो, जहाँ पे बताया जा रहा है कि गजवा हिंद हो, ये गजवा हिंद का तरीका है। ये यूसीसी आने से दिक्कत क्या हो रही है आपको पता है? क्यों दिक्कत हो रही है ओवैसी को? ओवैसी को दिक्कत इसलिए हो रही है, जो कल तक सर तन से जुदा के नारे मारे जा रहे थे, कल तक जो सर तन से जुदा के नारे मारे जा रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं कानून की नकेल में आएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, आपकी डिबेट में कुरान शरीफ की आयत कोट करी थी और इन कहा कि काफिर के बारे में इन्होंने वाजिबुल कत्ल की बात करी थी।
गूगल खोल के इनसे सर्च करवाइए वाजिबुल कत्ल का मतलब क्या, करवाइए इनसे। ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करते हैं इस तरीके का। मैं वही कहता हूं कि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। मैंने कहा वाजिबुल कत्ल का बताइए ना, अरे बताइए ना आपने, अरे पूछिए वाजिबुल कत्ल किसे बोलते हैं, बताइए ना। ये इस तरीके का भ्रम मत फैलाइए। मैं तो रितु जी मैं कहता हूँ भारत सरकार ऐसे लोगों की जांच करे जो यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई खोदने की कोशिश कर रहे हैं। वाजिबुल कत्ल बताइए, अरे बताइए ना वाजिबुल कत्ल का क्या मतलब है, बताइए ना। अरे मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी इन्होंने बोला ना आपके सामने, इन्होंने वाजिबुल कत्ल का मतलब कहा, तो मैं पूछना चाहता हूँ गूगल से पढ़ कर बताइए भाई कहाँ लिखा। मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ बताइए, कोट कीजिए, अरे कोट कीजिए ना। ये फर्जी लोग हैं जो इस तरीके का मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करते हैं। अरे एक और नैरेटिव सेट है, एक और मुसलमानों के बताइए, खिलाफ इस तरीके आप बता दीजिए ये जिसका जिक्र हो रहा है, जिस आयत का जिक्र हो रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है? शांति शांति। मैंने वाजिबुल कत्ल पूछा शांति ही सब शांति पूछना, भैया, आप वाजिबुल शांति रखो, कत्ल शांति किसको रखो। बोलते हैं? मुद्दा आपका असम का है तो मैं असम पे बोलूंगा, मैं सब बोलूंगा क्योंकि मैं कुरान का ज्ञाता नहीं हूँ, तो मैं शायद कुरान पर नहीं बोलूंगा। और हमें किसी भी धर्म पर, किसी भी ग्रंथ पर, किसी भी मजहब पर टिप्पणी देने से बचना चाहिए। कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ कमियाँ हो सकती हैं, इसको नकारा नहीं जाएगा। लेकिन अभी भाई कह रहे थे कि असम ने क्या किया है। असम सरकार ने, विश्वकर्मा सरकार ने DBT पता भी नहीं होगा, 1250 रुपये मिलते हैं, ना हिंदू को छेका जाता है ना मुसलमानों को छोड़ा जाता है। असम आत्मनिर्भर असम अभियान 2.5 लाख रुपए का योगदान मिलता है छोटे मझोले मजदूरों को। गरीब मुसलमान है, ठेली पटरी पर काम करता है, उसको दिया जाता है। सबसे बड़ा अच्छा जो है हमारा जो उनका अभियान है SHG, ये उनकी नई योजना है महिलाओं के लिए सशक्त करने के लिए। और सबसे अच्छी है अमृत अभियान, सबसे अच्छा है। दूसरा शिक्षा के ऊपर सब्सिडी। नंबर बागान की खेती वहाँ होती है। मैं कहना चाहता हूँ नाजिम भाई से और OBC से, जो चिल्लाता है भौंकता है, हर रोज चिल्लाता है, हर रोज चिल्लाता है और सबसे ज्यादा मुसलमानों को बगड़ा रखता है। किसी बागान से सारे तो आंकड़े भी मिल गए आपको। नहीं, इनकी बात पूरी होने दीजिए फिर मैं जवाब किसी भी दूंगा इस बागान बात से, सारे बागान हमारे हिंदू भाइयों के हैं, सारे बागान हमारे उद्योगपतियों के हैं। वहां पर किसी भी मुसलमान को, किसी भी काम करने वाले को मना किया हो, किसी भी योजना से वंचित किया गया हो, किसी भी किसान को वंचित किया होगा, या किसी भी मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोका गया हो, किसी मुसलमान को मस्जिद जाने से रोका गया, किसी मुसलमान को। तो ये पर्सपेक्टिव दे कौन रहा है कि इस्लाम खतरे में है? करेक्ट, ये हमारे बीच में राक्षस पैदा हैं। मुसलमान को खतरा, मुसलमान को खतरा मुसलमान से है, इस्लाम का खतरा मुसलमानों से है। मुसलमान को खतरा मुसलमानों से नहीं है। भाई अभी एहसान भाई ना बहुत सारी योजनाएं बताई, राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनते कि अपने उस राज्य की हर अभी कह रहे थे क्या दिया, अभी आप आंकड़े मांगे, आंकड़े दे दिए, अब ये मीठा मीठा गप अब आप सुनेंगे, सुनाइए। किसी भी राज्य की अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य की जनता को सारी योजनाओं का लाभ देने। अभी इन्होंने कहा कि 2.5 लाख मुस्लिम बच्चों को दिए जाते हैं। नहीं, सबको दिया जाता है, सबको दिया जाता है। आपका इसमें रिकॉर्ड है, आपका रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा कि 2.5 लाख जो मुस्लिम बच्चे उनको दिया जाता है, ऑन रिकॉर्ड है इस वाली बात को। नहीं सुन लीजिए, मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर बैठते हैं, ये डाटा है। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आप लोग बैठते हैं। 2.5 लाख में सिर्फ इन्होंने मुस्लिम नाम बता दिया, मुस्लिम बच्चों के। मैं कहता हूँ कि मुस्लिम नाजिम खान ने, अरे आप ही बता दीजिए सही डाटा क्या है। भाई नाजिम कोई डाटा आप बताइए, अरे आप बताइए ना, अरे आप बताइए कि आप भारतीय नहीं हो, आप भारतीय नहीं हो, भारतीय तो बताइए। वंदे मातरम, ये भारतीय होने के नाते बोल रहे हैं, बोलो ना, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत है, सुन लीजिए, राष्ट्रगीत है, पूरा बोलेंगे, ये राष्ट्रगीत पूरा बोलेंगे, मैं सम्मान करता हूँ। अरे राष्ट्रगीत है पूरा बोलिए, नहीं राष्ट्रगीत है, मैं इनके साथ लाइन टू लाइन बोलूंगा। अरे बोलिए, अरे आप बोलिए, राष्ट्रगीत बोलिए। इन्होंने अभी क्या कहा, राष्ट्रगीत का मैं सम्मान करता हूँ, इन्होंने कहा ये बोलिए, तो ये राष्ट्रगीत बोलेंगे, नाजिम खान बोलेंगे, पूरा पढ़िए आपके साथ। अरे क्यों नहीं,
उसके बाद अरे ये क्या बात हुई भाई? मैं इनका अरे ये टीचर क्या हूँ। बात हुई? मैं टीचर ना, हूँ ना। मैं आपको पहले सिखाऊंगा। भाई आपको ये- पढ़ना पड़ेगा तभी तो मैं बोलूंगा। आप अरे बोलिए ना नाजिम- राजगीर। नाजिम अरे ये साहब, आप एक्सपोज नाजिम हो गए इस साहब, तरीके आप कल आ का जाइए मेरे पास में फर्जीवाड़ा मत और कीजिए आप कोचिंग ले लोग। लीजिए। अरे आप फर्जीवाड़ा मत कीजिए इस तरीके का। अगर मैं अपने एहसान भाई से कहूँ तो ये बोल देंगे पूरा राजगीर। मुझे फक्र है कि एहसान भाई बोल देंगे, अगर इनसे मैं कहूँ तो नहीं बोल पाएंगे। तो आप भी बोल दीजिए ना, मैं तो आप भी सम्मान दिखा करता हूं। लीजिए, अरे आपकी मैं जिम्मेदारी सम्मान नहीं करता आप है, सुन लीजिए। आपकी मैं जिम्मेदारी बताता नहीं हूं, है। मेरे पीछे पीछे बोलोगे? बिल्कुल बोलिए, हाँ बोलिए। ये सिर्फ वंदे मातरम नहीं बोल सकते यार, जो शख्स यहाँ पे अरे तो आप, अरे ये राजगीर का हिस्सा है नहीं। लड़ाई इसकी है ही नहीं, असम पर आई, असम पर आई। ये हाँ। एक्सपोज हो रहे हैं ऐसे लोग जो नैरेटिव सेट देखिए, करते हैं देश सबसे के बड़ी अंदर। ताजुब की बात बता दें, इतनी बहस हो रही, इसके पहले अभी एनआरसी आया था। एनआरसी का सबसे ज्यादा विरोध असम में हुआ था। सुन कहाँ है लीजिए, एनआरसी का ड्राफ्ट? एनआरसी का ड्राफ्ट जो था, इसके पहले उसके लिए वहाँ पे रायशुमारी की गई थी। एक उस पे आ गया है ड्राफ्ट? अभी आज से कई 8 महीने पहले सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। अब भाजपा का वहाँ पे, चूंकि वहाँ पे बांग्लादेशी बहुत ज्यादा है, इसके पहले बांग्लादेश के ही सबसे बड़े आंदोलन वहीं पे हुए। उसी को लेके बीजेपी कह रही है कि अगर हम हुए तो घुसपैठियों को बाहर वंदे करें। मातरम गाएंगे। उसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं ये बीजेपी सब में वाले। गाएंगे, कह रहे अब हैं। क्या होता है सरकार के बाद में, वह मेन मुद्दा इसीलिए बीजेपी कह रही है हाँ, बांग्लादेशियों किसी को के बाहर कहने पे करो करेंगे। यार, वंदे मातरम और में वहाँ तुम पे क्या दूसरी respect पार्टी करते हो? कांग्रेस और बदरुद्दीन स्पेशली कह रहे हाँ, हैं वंदे बांग्लादेशियों को प्रश्रय देंगे। इसी बात का डिस्प्यूट है। अगर ऐसे लोगों बीजेपी को ही हमें जीतती expose करना है है, तो तो शायद हाँ, इस पे वो जो बीजेपी एक काम narrative set करेगी करते हैं। और अरे इस बार भाई, उनको वंदे मातरम हटाने तो के लिए बोलो प्रयास जी। जरूर बीजेपी, मगर कितने हटा पाती है भविष्य बताएगी। एक सवाल यहाँ पर ये है कि अगर कहा जाए कि 4 मई को इस बार मियाओं की सरकार असम में बन जाएगी, क्या इस तरीके की बयानबाजी कानूनी रूप में एक्सेप्टेबल है? देखिए, कानून में इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कोई डिफिनीशन, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें ना तो इसमें इलीगल है और ना ही कोई लीगल है। तो कई लोग जो बोलते हैं कि कठमुल्ले ने ये कर दिया, मियाओं ने ये कर दिया, दाढ़ी वाले ने ये कर दिया, तो ये देखिए एक कई बार ऐसा होता है कि लोग आज के डेट में केवल उनका लक्ष्य है वोट पाना। आप देखिए, जैसे मान लेते हो वैसी साहब भी जो बराबर जो ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम जाके वहां सभा कर देंगे, देखते हैं कौन बिगाड़ता है, ये कर देता है। अब सपोज कीजिए कि आप चैलेंज किसको कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इसका मतलब है कि तो वो आप दंगे करवाना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से है। देखिए, दंगा उनका मकसद है या उनका कुल मकसद जो है वोट पाना होता है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि भारत के जो भौगोलिक समीकरण में है इस वक्त करीब 2 फाड़ में बटा हुआ है। ठीक है। तो जो बहुसंख्यक जो मुस्लिम है और जो मुस्लिम की कमजोरी को वो अच्छी तरह से जानते हैं, उसका वो फायदा लेना चाहते हैं कि एक वर्ग का जो है हम 100% वोट लें और कुछ जो ऐसे वर्ग हैं जो कि पर अनपढ़ हैं। ऐसा क्यों है कि उन मुसलमानों को हर दफा एक तरह से एक नैरेटिव वॉर के जरिए साध लेने का प्रयास करते हैं, पोलराइज कर लेते हैं, उन्हें शिक्षित ही नहीं होने देते, उनके विकास के मुद्दों को उन्हें एड्रेस ही नहीं करने देते, उन्हें पूछने ही नहीं देते। उस जनता से ये हक ही छीन लिया जाता है सिर्फ धार्मिक पिच तैयार करके कि यहाँ पर आखिर रीजनल टॉपिक्स है क्या, कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर उनको वोट करना चाहिए, उस बटन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सरकार बनेगी असम में। देखिए, ऐसे लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है, ना देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना कुछ है। ये लोग बहुत स्वार्थी लोग होते हैं। आप जैसे मैंने अभी बताया था कि कुत्ते का डिफिनीशन आप देखते होंगे, वो क्या होता है, उनको अपने परिवार या उनके अपने बच्चे से भी कुत्तों को नहीं है। आप एक रोटी फेंक दीजिए, एक जो है मीट का बोटी फेंक दीजिए, वो उसके लिए लड़ जाएगा, वो दूसरे को काट देगा, वो अपने बच्चे को काट देगा। इनकी फितरत ऐसे ही है, वो अपने वोट बैंक के लिए या अपने सगे को काट देंगे, सगे को बेच देंगे। तो इनकी कोई धर्म ईमान नहीं है, इनकी सिर्फ एक ही ईमान है, जो स्वार्थी लोग हैं कि हमको जो है अपना वोट बैंक बनाना है, हमको सत्ता पे रहना है, हमको इन लोगों का चाहे खून पे, उनके चाहे कब्र पे जो है जवाब चुनौती दे रहे हैं आप लोग। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि मियाओं की सरकार बनेगी, सीधे सीधे किसको उकसा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और अब भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं रितु जी, देखिए इस तरीके के बयानों से हमेशा एक नफरत का माहौल पैदा होता है। ऐसे बयानों से सभी नेताओं को बचना चाहिए और आज जरूरत है जनता को विकास की, रोजगार की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और जो प्रशासन है वो स्ट्रॉन्ग करने की ये जरूरत है। अगर भाई ये जरूरत होगा तो मुझे लगता है किसी भी राज्य को परेशानी नहीं होगी वहां की जनता को रहने के लिए। जो मेरे अपने भाई हैं जो पलायन कर के दूसरे राज्य में जाते हैं या विदेशों में जाते हैं, शायद उनको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनको उसी राज्य के अंदर वो सारी चीजें मुहैया हो जाएं। तो मैं तो कहता हूं कि बदरुद्दीन अजमल साहब हों या प्रेजेंट मुख्यमंत्री हों,
तो वो एक राजनीतिक ये जो बयानबाजी होती है जिसका खामियाजा मुझे लगता है कि वहां के आवाम को भुगतना पड़ता है। तो उस आवाम को भी समझने की जरूरत है, वो ऐसा नेतृत्व देखें जो एक विकास की धारा को लेकर चले, जो आसाम को आगे बढ़ाने एक जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है इन बयानबाजियों को रोकने के लिए। अगर एक तरफ से रोकिए, दूसरी तरफ से अपने आप प्रेशर बनेगा। हाँ रितु जी, देखिए हाजी नाजिम खान पीस पार्टी, देखिए आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहती है, भाई मैं पीस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिसमें जनता का नुकसान हो। हम तो जनता के हितों की बात करते हैं और जनता को आगे ले जाने के लिए, और जनता से हम उनका समर्थन नहीं मांगते कि किस तरीके जनता आगे बढ़ेगी। तो ये सब चीज पीस पार्टी देखिए, अभी आपने एडवोकेट सर से पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों है कि ये लोग नहीं जान पाते विकास के विषय में। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, सर ने भी समझाया था। सही बात तो ये है, जिस व्यक्ति को दो चीज़ें पढ़ाई जाती हों, पहला है दारुल हरब, दूसरा है दारुल इस्लाम। ये दो प्रकार के शासन होते हैं इस्लाम में। दारुल हरब का अर्थ है जहाँ पर जो शासन है वो इस्लामिक रूलर का नहीं हो। दारुल इस्लाम जहाँ पे जो रूलर है वो शासन इस्लामिक रूलर कर रहा हो। हरब एक अरेबिक वर्ड है जिसका अर्थ है युद्ध की भूमि। तो जो व्यक्ति युद्ध की भूमि मान रहा हो, जो गजवा हिंद पढ़ के आ रहा हो, क्या वाकई उसको आपके विकास से कोई लेना देना होगा? क्या वो मानेगा सबका साथ सबका विकास? ये और कुछ नहीं कि मैं चाहता हूं, तू चाहता है, फलाना ठिकाना, ये हो वो हो, ऐसे हो विकास, जैसा ये लोग बोल रहे हैं अभी, जो मेरे से पहले प्रवक्ता तो साहब दिखा ने रहे हैं, बोला। छलावा आप बता रहे हैं। अल तकैया नाम है, वर्ड है, अल तकैया है। ये अल तकैया है जो ये कर रहे हैं। रितु जी देखिए, आपको हमें कम से कम हजारों डिबेट होगी आपके इस चैनल पे, पिछले चैनल पे आप थे, उसमें भी हम लोग डिबेट करते थे। हाजी नाजिम खान हमेशा अम्बेडकर हिंद की बातें करता है और इंशाल्लाह हमेशा करता रहेगा, क्योंकि मैं अम्बेडकर हिंद से मोहब्बत करता हूं। फिर जरा से सड़क लिए पतली गली पकड़े। ये गजवा हिंद की बात कौन अम्बेडकर ने करता किताब है? लिखी थी। ये दहशतगर्द मुल्क का पाकिस्तान नारा in the लगाते हैं यहाँ पर partition। लोग। तो सुनिए भारत ना, सरकार को ये ऐसे अभी लोगों को चिन्हित अम्बेडकर करना हिंद बोल रहे चाहिए, हैं। बिल्कुल चिन्हित करना ये चाहिए। अभी अम्बेडकर हिंद बोल रहे हैं। अम्बेडकर जी ने किताब लिखी थी, उसका नाम था पाकिस्तान इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके पेज 262 में लिखा हुआ है, मुस्लिम्स कैन नेवर लिव विद द हिंदूज। यहाँ हमारी टीम बैठी है, उसका आर्टिकल को खोलेंगे 262 जो इन्होंने बताया। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि अभी खोल के बताएं आपको कि क्या इन्होंने बोला सच्चाई है या नहीं। मैं वही तो कहता हूं कि ये झूठ बोलकर मुस्लिम समाज को बदनाम करें। और नाम किसका ले रहे हैं? मेरे अपने प्रिय जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम ले रहे हैं। अरे आप पतली गली पकड़ के सड़क क्यों लेते हैं? अभी आप धर्म 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 धर्म, अभी मुसलमान मुसलमान कर रहे थे, अभी आप फिर आ गए, आप जातियों में आ गए, आप भीमराव अंबेडकर को याद करने लगे। चलेगा नहीं ये ऐसा। गलत कोट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कोट कर रहे हैं। भारत हमारी माँ है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये रितु जी, अच्छा मुझे बोलने दो। हाँ, इन्हें बोलने के बाद मुझे जवाब देने का समय देना। भारत हमारी माँ है, ये मेरे कौल नबी का कौल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका ने, मेरे नबी ने फरमाया था, उम्मुल कुरा का मतलब है, ये अरबी का लफ्ज़, इसका मतलब है कि शहरों की माँ। जब मेरे नबी ने अपने शहरों की माँ बताया और उसको माँ का दर्जा दिया, तो ऐसे मुसलमान कहने वाला मैं भारत की माँ क्यों नहीं कह सकता हूँ? और तब ये वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे। दूसरा, संघ क्या कहता है? संघ भी बहुत अच्छा खूबसूरत कहता है। चाल मैं बताऊंगा। चंदन है इस देश की माटी, मैं सब गाऊं। चंदन है इस देश की माटी, अरे डिबेट हो रहा है ये। हर ग्राम है, हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। ये क्यों कहते हैं? ये संघ क्यों कहता है कि ये भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, देवों की भूमि है, राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है और बाबा बालकनाथ की भूमि है। हर बच्चा बच्चा राम क्यों कहे? क्योंकि वो प्रतिमा, वो राम राज की कल्पना, वो एक अच्छा शासक, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा महापुरुष और एक ऐसा त्यागी तपस्वी हम सब में देखते हैं। यही मेरा इस्लाम कहता है और यही मेरे संघ का गीत कहता है। जवाब हाँ देखिए, यहाँ भूमि की बात हुई तो देखिए, मैं मातृभूमि की बात करूंगा, मैं कर्म भूमि की बात करूंगा, मैं जन्म भूमि की बात करूंगा, मैं भूमि की बात करूंगा, मैं भूमि की बात करूंगा। आप ये बताइए, मैंने तो चार नाम बता दिए, बताइए रितु जी, चार नाम हाजी नाजिम खान बता रहा है। भाई मैंने क्या कहा? ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी मातृभूमि है। तो भाई इससे ज्यादा और क्या नाम दूं
दूं मैं? झूठ बोलेंगे सर। अब बताइए इससे ज्यादा मैं और क्या नाम दूं? एक बार सुन लीजिए रीतू जी। इस बार ऑस्कर जो है वो इनके नाम कर दिया जाए, मैं भी करके दिखाता हूं। फिर से इससे लोगों को मत ज्यादा बुलाया करें। झूठ बोलने का ऑस्कर, ये झूठ बोलने का ऑस्कर। बात करते हैं। ये मुसलमान होकर के, ये मुसलमान होकर के वंदे मातरम बोल सकते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। अगर कहीं पर भी अगर ऐसा मैसेज समझ रहे हैं कि आप लोगों के यहाँ पे तो क्या ड्रामा कहेंगे दिखा रहे रीतू जी? हैं, वो सब समझ रहे हैं लाखों करोड़ों लोग कि ये यहाँ पर क्या ड्रामा दिखा रहे हैं, क्या मेरी बात सच्चाई है, सुनिए। ठीक है? हाँ, देखिए बात यहाँ पे आती है। देखिए एक खूबसूरत माँ की कोख से नाजिम पैदा हुआ और एक खूबसूरत माँ की कोख में नाजिम जब दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो समा जाएगा। तो इससे बड़ी देशभक्ति हम लोगों के लिए क्या है? और रही बात ये कि बार बार यहाँ पे इस बात को कहा जाता है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपके चैनल पे हमेशा रोजगार की बात होती है। बहुत अच्छा है आपके मुद्दे उठते हैं, जनता इसलिए तो पसंद करती है कि भाई मुद्दा गर्म में रीतू जी वहां पे सवाल करती है और ये पैनलिस्ट उसका जवाब देते हैं, जनता के हित की बातें करते हैं। इसीलिए आपका मुद्दा गर्म को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि हाँ आपके हर मुद्दे पे बात होगी। अगर यहाँ पर इस तरीके का तर्क दिया जाएगा तो वो जनता आपसे दूर होने जिस टाइप से चेंज हो रही है, जिस टाइप से सपोर्ट करा जा रहा है, आज आपको पता है विश्व पे 45 देशों पे उतनी जमीन नहीं है जितनी वक्फ बोर्ड पे है। उतनी हमारे पास तो अगर आप जॉब्स की बात करते हैं तो अननेसेसरली जिस हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन की वृद्धि करी जा रही है, डेमोग्राफी चेंज करा जा रहा है, उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे लोग क्यों बढ़े जा रहे हैं। जवाब देखिए आपको एक चीज क्लियर करते हैं, पूरे बंगाल में, पूरे असम में एक नई बात उभर के आ रही है। वहाँ का जो ओरिजिनल मुस्लिम है उसको लेके कोई विरोध नहीं, ना भाजपा ना कोई दल। वहाँ बांग्लादेशियों के घुसपैठियों के फेवर में खुल के बदरुद्दीन मुस्लिम का फेवर नहीं, बांग्लादेश का फेवर कर रहे हैं, बांग्लादेश के घुसपैठियों का। यही पोजीशन वहाँ कांग्रेस कर रहे। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी कहा था बांग्लादेश बहुत बड़ी समस्या। गनी खान चौधरी मालदा से जीत के आते थे, मिनिस्टर थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी कहा कि बांग्लादेश एक बहुत बड़ी समस्या होगी। कलाम साहब ने वहाँ जा करके बात कही थी, राष्ट्रपति ने। उसके बावजूद भी आज जो असम में है पोजीशन, घुसपैठियों के बांग्लादेशियों के समर्थन में खुल के बदरुद्दीन, यहाँ मुस्लिम या इस्लाम का विरोध नहीं है। बांग्लादेशी चूंकि विदेशी है, उनका आम समझदार मुस्लिम भी उनके विरोध में। तो ये नैरेटिव चला कौन रहा है कि ये भारत के लोगों को या यहाँ के मुसलमानों पर खतरा है, इस तरीके का बात, ये नैरेटिव चला रहे हैं चूंकि वहाँ ट्रिंगुलर फाइट हो रही है। हाँ। और ओवैसी जी, बदरुद्दीन जी, हालांकि बदरुद्दीन आज की डेट में बैकफुट पे हो गए चूंकि उनको कांग्रेस का वो समर्थन नहीं मिल पा रहा, कांग्रेस का समर्थन। और कांग्रेस मिल के चला रही, जो बांग्लादेशी ही इलेक्शन डिसाइड करते हैं बंगाल का, इवन दिल्ली का इलेक्शन बांग्लादेशियों ने डिसाइड किया। खुलेआम उनको 8-8 हजार रुपए के पैकेट दिए गए, उनके कार्ड बनवा के दिए गए। ये देश का दुर्भाग्य है। यहाँ मुस्लिम को लेकर के नहीं, यहाँ का मुस्लिम बहुत राष्ट्रभक्त है, मगर जो बांग्लादेशी घुसपैठी है इनका विरोध होना चाहिए, उसका भाजपा भी विरोध कर रही। ये पुख्ता तौर पर ये बात तो बहुत प्रमाणित है कि ये विरोध सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों का है, देशद्रोहियों का है, जो देश के भीतर आकर यहाँ की स्कीम उसका जो है वो बंटवारा एक तरह से कर लेते हैं और उसका फायदा उनको मिल जाता है, यहाँ के लोग अछूते रह जाते हैं। अब इस सवाल को अगर मैं रखूं कि ये मुद्दा असम की फिजा में अगर उठ रहा है, वहां पर अगर कहा जा रहा है कि इस धार्मिक पिच का कहीं घाटा वहां के लोगों को ना हो जाए, क्योंकि विकास के मुद्दे तो उठ ही नहीं पा रहे, रीजनल मैटर्स की जगह कहाँ रह गई अब? देखिए मैडम, सबसे पहला जो धर्म होता है वो होता है देश की रक्षा, राज्य की रक्षा, समाज की रक्षा, तब स्वयं की रक्षा होता है। यह हमारा सनातन धर्म कहता है और यह हमारा जो है कानून भी कहता है। तो यदि कोई वो देख रहा है कि विकास से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरा ओरिजिन है, जड़ है, तना को तो तब बचाइएगा ना जब आपका जड़ रहेगा। जब जड़ ही नहीं रहेगा तो तना का और पेड़ पत्ते का क्या फायदा है? यदि जड़ है तो पत्ते भी आ जाएंगे, तना भी आ जाते। आज के जो संदर्भ में जो देख रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन एक जो दूसरा वर्ग है जो घुसपैठी है, जो आतंकवादी है, जो आपको बाहर से आकर के उसकी सारा मेहनत कस का है। पर हाजी नाजिम खान तो आए हैं आज डिफेंड करने के लिए उस बात को। देखिए उनकी पर्सनल हो सकता है, लेकिन आज के डेट में जो सभ्य है, जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा हुआ है, जो तामिल जिनको मिला हुआ है, अब एहसास साहब के देखिए वो जो है बिल्कुल उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ऐसे से बहुत सारे यहाँ मुसलमान हैं जो जितने काबिल हैं। यानी सब मुसलमान नहीं है, कुछ है। सब तो देखिए कहीं पर भी नहीं होता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि काबुल में भी गधे होते हैं। हाँ। तो वही वाली बात तो है। एहसान इनसे साहब पूछे जरा, मेरे मित्र प्रवक्ता हैं ये पीस पार्टी के नाजिम साहब, हाजी नाजिम साहब, के बुरहान वानी के दफीने में लाखों भीड़ कैसे आ गई? अफजल गुरु के लिए लोग क्यों रो रहे थे? और ऐसे लोग वहाँ पे हैं, जब हिंदुओं का अत्याचार होता है, हिंदुओं को मारा जाता है, तो उनकी जुबान क्यों चुप हो जाती है? अभी ईरान का युद्ध हो रहा है,
मैं मुद्दा नहीं फिर भी कह दूंगा, ईरान के लिए कुछ मुसलमान बच्चों ने या कुछ आदमियों ने चंदा दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब 26/11 हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, तो क्या हमारे जो गरीब, जो हमारे राहगीर थे, जो हमारे पुलिस वाले थे, जो हमारे विधवा हो गए, क्या उनके लिए एक पैसा दान दिया इन्होंने? तो फिर तो दुर्गा होता है। सारी, सर मैं थोड़ा सा आपकी बात एक्सटेंड कर दूं, और तो छोड़िए, सारी सेक्युलर पार्टियों में से क्या एक साबुनदानी की डिबिया भी दी गई? कुछ उनके परिवारों को दिया गया? जो तथाकथित पीस पार्टी है, अगर यहाँ पे 26/11 के हमले में जो हमारे लोग बाग मारे गए थे, मुंबई अटैक्स में जो पठानकोट में हमारे लोग मारे गए थे, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, सेक्युलर पार्टीज की बात कर रहा हूँ, सारी, एक नहीं सारी। हाजी नाजिम खान का जवाब। देखिए, अभी इन्होंने कहा मैं वो कोई फोटो निकालने जा रहा था जो हम लोगों ने डोनेट करा था। मैं इनको दिखाता कि पीस पार्टी ने किस तरीके से मदद के लिए आगे आई है। और रही बात यहाँ पर, पीस करते रहो, हम टुकड़े टुकड़े करते रहेंगे। आप पीस करते रहो, हम टुकड़े टुकड़े करते रहेंगे। अरे वो आपकी सुन लीजिए, वो आपकी फितरत है, आपकी फितरत है। अभी हम पीस पार्टी वाले हमेशा पीस की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। और रही, अब सुन लीजिए दूसरी बात, रितु जी, यहाँ पे क्या बात करी गई थी? यहाँ पे इन्होंने कहा बुरहान कौन था, इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि उसके जनाजे में लाखों लोगों ने नमाज पढ़ी, इन्होंने कहा। तो सुन लीजिए, पहले नहीं, आप मेरा जवाब लेंगे में लाखों लोग कहां से आया? ये नैरेटिव ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी वाले सेट करते हैं। इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया उसका? विरोध क्यों नहीं किया? चाहे ओबीसी बंदी हो, चाहे पीस पार्टी हो, चाहे ममता हो, और चुनाव मुद्दा लपक लिया जाए, ये फायदा उठा लिया जाए। बुरहानी आतंकवादी था। अब बोलेंगे, अरे सुन तो लीजिए, पेटों में दर्द चालू आपके चालू हो जाते हैं। अरे सुन लीजिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मुझे बड़ी आपत्ति थी रितु जी, मुझे बड़ी आपत्ति थी कि उसके जनाजे में इतने लोग जो आए, क्यों आए भाई? हम तो भारत सरकार से अपील करते हैं कि जो आतंकी होते हैं उनकी लाशों को भारत के पाक सरजमीन पे न दफनाया जाए। मगर ये लोग परमिशन देते हैं उनकी लाशों को दफनाने के लिए। आप परमिशन क्यों देते हैं भाई? उनकी लाशों को दफनाने की परमिशन क्यों देते हैं आप लोग आतंकियों की? हमें तो बड़ी आपत्ति है भाई, आतंकियों की लाशों को भारत के अंदर क्यों दफनाया जाता है भाई? हम तो कहते हैं कि ये देखिए, अरे पानी आपके भाई को दिक्कत ना हो जाए, पानी पैनल पे इस तरीके का, हाँ बिल्कुल, आपके पैनल पे ऐसा ही आदमी आएगा जो एक्टिंग के खिलाफ हाँ, बोलेगा। अगर एक आदमी जब वंदे मातरम नहीं बोलता, जिसमें इस मैं नहीं तरीके करे, जाइए, अब डिबेट ये अपना तर्क, अपना पॉइंट रखिए। ऐसा है रितु जी, हम सबको ये तमीज की गारंटी नहीं देंगे। आप तमीज, ये तमीज की गारंटी देंगे? कौन तमीज से बोलेगा, कौन तमीज से नहीं बोलेगा? अरे लड़ाई इस बात की है ही नहीं, असम पर आइए। हाँ, असम के मुद्दे पर आइए। रितु जी, हमें पीड़ा तब होती है कि तब सच को सच नहीं कहा जाता। हमारे बीच में कुछ मुस्लिम चेहरे भी हैं और हाजी नाजिम भी हैं। हमें सच कब बोलेंगे? हमें तो इस्लाम सच बोलना सिखाता है। अगर असम के अंदर आज वहाँ पर हर नागरिक, हर मजहब का, हर समाज का, हर धर्म का व्यक्ति खुश है, तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मियाँ के लिए? पेट में दर्द हो रहा है। हाँ देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ, अगर फैक्टों पे बात होगी, जनता की बात होगी, हाजी नाजिम खान खुल के बात करेगा। और रही बात हम लोगों के कहां पेटों में दर्द जिनके होता होगा। हम तो जनता के रोजगार की बात करते हैं, कहते हैं कि जनता को रोजगार दीजिए। अगर जो जनता के रोजगार नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं वो जनता जो उनको वोट कर दिया, तो उनके साथ मिल रहा, असम नहीं मिल रहा, पहले बताओ। मैं कह रहा हूं रोजगार मिल रहा, नहीं मिल रहा। जहां चुनाव, मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूं जहां चुनाव है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने हर राज्य के हर आवाम को वो उसका योजना का लाभ होता है ना। प्रवक्ता है ना, आप प्रवक्ता हो ना, तो डीबीटी का मतलब क्या है? डीबीटी का मतलब क्या? असम की योजना है, असम शर्मा की योजना है, विश्वकर्मा सरकार की योजना है। डीबीटी का मतलब योजना का है, नाम बताओ। अगर प्रवक्ता है तो नाम बताओ। मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अभी आपने कहा 500 रुपए देने की, अभी मैं कह रहा हूं 500 रुपए भाई, आपने 500 रुपए अभी 500 रुपए बोला था आपने, इन्होंने आपके चैनल पे 500 रुपए बोला था शुरुआत में, अब 1250 कैसे हो गए? महिलाओं को मिलता है। एक बात तो देंगे, इन्होंने 500 की जगह 1250 रुपए का, ये इस तरीके का तर्क, यानी पहले 500 देंगे फिर 1250 देंगे। ये मैं कहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप फ्री बीज मत दीजिए, रितु जी फ्री बीज मत दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए आप उन लोगों को। तुम क्या दोगे? बोलो, आप क्या दोगे? बोलो ना, सुन लीजिए, हम लोग जब पीस पार्टी सरकार में आएगी तो सुन लीजिए भाई, देखिए सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए भाई। आप लोगों के पेटों में दर्द चालू है। मैंने ये कहा,
अरे सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोजगार की बात करेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे और अपनी महिलाओं को नेतृत्व देने की बात करेंगे, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। महिलाओं को आसाम की महिलाओं को सुरक्षा की बेहद आवश्यकता है, खास तौर पे उन बांग्लादेशी घुसपैठियों से जो वहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले उनको दुनिया है ना, नहीं मिल पा रही है सुरक्षा क्या? हाँ देखिए, बार बार ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं और देखिए हम लोगों को अपनी सेना पे बड़ा फक्र है और इंशाल्लाह हमेशा अपनी सेना पर फक्र रहेगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ, दिक्कत कहाँ है? अरे ये बांग्लादेशी जो आते हैं, ये घुसपैठिया जो आते हैं, ये आते तो आते कहाँ से, लेकिन हाँ एक सुन लीजिए, रितु जी मैं एक महिला का जिक्र करूंगा, एक महिला का जिक्र करूंगा, मैं इनसे पूछूंगा बुद्धिजीवियों से कि वो घुसपैठिया थी या नहीं। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते जो भारत के अंदर अपने 4 बच्चों को लेके आई, गलत तरीके से आई, क्या वो घुसपैठिया थी? क्या घुसपैठिया थी या नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ, घुसपैठिया थी हाँ या ना? भाई आप लीगल तरीके से आते हैं, आप लीगल तरीके से आते हैं, हम लोगों को कोई ये बात सही है कि तरीका इलीगल हो सकता है, लेकिन घुसपैठिया वो है जो नहीं चल रही, कोर्ट में मामला नहीं चल रहा है, मामला नहीं चल रहा है। ये समर्थन करते हैं घुसपैठिया का? कौन कह रहा है समर्थन? अभी एहसान भाई ने कहा उसने शादी करी है, भाई वो शादीशुदा महिला ही, शादीशुदा महिला थी वो, लेकिन ये कह रहे कि महिला ने उसने शादी करी, ये किस तरीके का तर्क? इनका दर्द ये है कि मुस्लिम महिला की शादी हिंदू से कैसे अभी इन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला की शादी हिंदू से क्यों? भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, मोनालिसा चाहे फरहान से करे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मोनालिसा का भी जिक्र है। एक पाकिस्तान की मुस्लिम महिला ने हिंदुस्तान के हिंदू जज से शादी की, यही दिक्कत है, इस बात की तकलीफ है, यही दिक्कत है, इस बात की तकलीफ। आज डाटा उठा कर देख लो, अगर कोई गरीब महिला है तो उसके पास में शौचालय घर में अवश्य मिला होगा। अगर कुछ तो आपने तो आंकड़े भी सुन लिए, एहसान साहब ने आंकड़े भी गिनवा दिए, 1 मिनट कंप्लीट, एहसान साहब ने आंकड़े भी बता दिए, अब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है? एहसान भाई की बात पे मैं विश्वास नहीं करता। क्यों? क्यों वो मुसलमान नहीं है? ये तो सर्टिफिकेट ये देंगे हाँ। कि ये है या नहीं। भाई नाजिम खान मुस्लिम है, मजहब इस्लाम को मानने वाला, हाजी नाजिम खान आपको सर्टिफिकेट देता है और उसके लिए तो ये अपना आप देंगे, भाई ये देंगे। एहसान भाई भी दे सकते हैं। रितु जी साहब जो है ये भारत का फेवर करते हैं, वो पाकिस्तान की सीमा का फेवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान सीमा है, ये भारतीय और राष्ट्रीय मुसलमान है, वो पाकिस्तान का खुला सेवा कर रहे हैं कि वहाँ की महिला ने यहाँ शादी क्यों कर ली, घुसपैठिया। इससे भी दिक्कत है। सुन लीजिए भाई, मैं तो चाहता हूँ कि अखंड भारत मेरा भारत बने, अखंड भारत की बात मैं करता हूँ। फिर उधर ले गए, फिर आप तीर गिनने लग गए, नहीं आप फिर से तितली के तीर गिन रहे हैं। सुन लीजिए, मैं तो कहता हूँ, सुन लीजिए, अरे नहीं बाद में ये करने लगे, घुसपैठिया की बात हुई तो घुसपैठियों में जिक्र तो आ गया ना। सीमा हैदर की बात किसने शुरू की थी? मैं एहसान अब्बासी, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद में मैं मुसलमान हूँ। मुझे गर्व है भारतीय होने पर, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू भाइयों के साथ रहता हूँ, मुझे गर्व है कि मेरे पूर्वज हिंदुस्तान की माटी में है जो तपस्या की भूमि है, जो ऋषियों की भूमि है, जहाँ पर गंगा बहती है, जहाँ पर यमुना बहती है। दुनिया में कहीं भी गंगा नहीं है, दुनिया में कहीं भी यमुना नहीं है, दुनिया में कहीं भी तपोभूमि नहीं है। मैं सलाम करता हूँ अपने पूर्वजों को जिन्होंने हिंदुस्तान में जन्म लिया। अब इसी बयानबाजी का जो इस वक्त हम तस्वीर दिखाए तो कहीं ना कहीं असम की जनता जो है इसी के तहत अभी इस पूरी सियासत को देख रही है और आंक भी रही है, इसको माप भी रही है। और निश्चित तौर पर क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता ही जाकर वोट का बटन दबाएगी और फिर जिसको इसकी सत्ता मिलेगी ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि आखिर किस मुद्दे पर जाकर जनता ने विश्वास जताते हुए, क्या वो बयानबाजी रहने वाली है या विकास का असल मुद्दा रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। 4 मई को फैसले के बाद साफ हो जाएगा, जब आंकड़ा आएगा और जब रिजल्ट सामने आएगा ये स्पष्ट हो जाएगा कि असम में सरकार इस बार किसकी बनने वाली है। फिलहाल मुद्दा गर्म है। मैं फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।